स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। लघु वित्त बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये एक ऐसी बैंकिंग श्रेणी है जिन्हें जनसंख्या के वंचित वर्गों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं और ऋण सुविधा करने के लिए स्थापित किया गया है। दूसरा, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। तीसरा, सभी आरबीआई के सावधानीपूर्वक मानदंड और विनियम जिनमें सीआरआर तथा एसएलआर की आवश्यकताएं शामिल हैं, वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं लेकिन लघु वित्त बैंकों पर लागू नहीं होते। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। लघु वित्त बैंक यानी एसएफबी। भारत में एसएफबी एक ऐसी बैंकिंग श्रेणी है जिन्हें छोटे व्यापार मालिकों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग किसानों और असंगठित क्षेत्र सहित जनसंख्या के वंचित वर्गों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं और ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। अतः कथन एक सही है। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। अतः कथन दो सही है। आरबीआई के सभी सावधानीपूर्ण मानदंड और विनियम जैसे सीआरआर और एसएलआर बनाए रखना जो वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं, वे एसएफबी पर भी समान रूप से लागू होते हैं। अतः कथन तीन सही नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन से देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो के सदस्य हैं? पहला अल्बानिया, दूसरा क्रोएशिया, तीसरा फिनलैंड, चौथा मोंटेनेग्रो। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक और चार, विकल्प बी केवल दो और तीन, विकल्प सी केवल एक और विकल्प डी एक, दो, तीन और चार। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। सभी चार देश अल्बानिया, क्रोएशिया, फिनलैंड और मोंटेनेग्रो नेटो के सदस्य हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 संस्थापक सदस्य देशों द्वारा 4 अप्रैल 1949 को नेटो की स्थापना की गई थी। तब से विस्तार के 10 अलग अलग दौर 1952, 1955, 1982, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023 और 2024 के माध्यम से 20 और देश नाटो में शामिल किए गए हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 में यह बताया गया है कि किस तरह से देश गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इसमें कहा गया है कि सदस्यता किसी भी यूरोपीय सदस्य के लिए खुली है जो इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान देने की स्थिति में है। किसी देश को गठबंधन में शामिल करने का निर्णय सभी मित्र राष्ट्रों के बीच आम सहमति के आधार पर नाटो के प्रमुख राजनीतिक निर्णय लेने वाले निकाय उत्तरी अटलांटिक परिषद द्वारा लिया जाता है। अतः विकल्प डी सही है। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक क्रियान्वित किया जाएगा और इसका लक्ष्य पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में पंजीकृत 1.92 करोड़ कर्मचारी होंगे। दूसरा, यह वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ी 2 किश्तों में 1 महीने का ईपीएफ वेतन प्रदान करता है जिसका एक हिस्सा दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए एक निश्चित बचत खाते में जमा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है यह है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। रोजगार संबंध प्रोत्साहन, इसे अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू किया जाएगा। यह योजना 1.92 करोड़ प्रथम बार कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ में पंजीकृत कर्मचारियों को लक्षित करती है। अतः कथन एक सही है, जिसके तहत उन्हें 1 महीने का ईपीएफ वेतन यानी 15,000 रुपए तक 2 किश्तों में दिया जाएगा सेवा के 6 और 12 महीने बाद, जिसमें वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना अनिवार्य है। एक हिस्सा नियत बचत खाते में जमा किया जाएगा ताकि दीर्घकालिक बचत की आदत को बढ़ावा दिया जा सके। अतः कथन दो भी सही है। योजना के भाग ए के अंतर्गत पहली बार नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली का उपयोग करके डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से किए जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अंतर्राष्ट्रीय बैंक संघ द्वारा विनियमित एक केंद्रीयकृत मुद्रा है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी के साथ किए गए लेन देन को ब्लॉकचेन नामक सार्वजनिक डिजिटल खाता बही में दर्ज किया जाता है। तीसरा, माइनिंग क्रिप्टो करेंसी प्राप्त करने के लिए जटिल गणितीय समीकरणों को हल करने हेतु कंप्यूटर की क्षमता उपयोग करने की प्रक्रिया है।
उपयुक्त में से कितने कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल दो। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। यह एक विकेंद्रीकृत मुद्रा है जिसका अर्थ है इसे किसी सरकार या संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, अतः कथन एक सही नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के साथ लेन देन ब्लॉकचेन नामक एक सार्वजनिक डिजिटल खाता बही पर किया जाता है, अतः कथन दो सही है। इस खाता बही का रखरखाव विश्व भर के कंप्यूटरों के नेटवर्क द्वारा किया जाता है तथा प्रत्येक नए लेन देन को इन कंप्यूटरों द्वारा सत्यापित किया जाता है तथा ब्लॉकचेन में जोड़ा जाता है। उपयोगकर्ता माइनिंग नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें जटिल गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता का उपयोग करना शामिल है। यह प्रक्रिया ब्लॉकचेन पर लेनदेन को सत्यापित और रिकॉर्ड करती है तथा बदले में माइनर को एक निश्चित मात्रा में क्रिप्टो करेंसी प्रदान करती है, अतः कथन 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश फारस की खाड़ी की सीमा पर स्थित है? पहला इराक, दूसरा कुवैत, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी केवल एक या विकल्प डी एक, दो और तीन। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी एक, दो और तीन। फारस की खाड़ी दक्षिण पश्चिम ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच अरब सागर की एक शाखा है। सीमावर्ती देशों में इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और ईरान शामिल हैं। यह पूर्व में ओमान की खाड़ी एवं होर्मुज जलडमरू से जुड़ा हुआ है। होर्मुज जलडमरू उत्तर में केशम द्वीप और ईरान के तट और दक्षिण में अरब प्रायद्वीप के मोसंडम प्रायद्वीप के बीच स्थित है, अतः विकल्प डी सही है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2022 से 2027 तक लागू किया जा रहा है। दूसरा, इसे 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। तीसरा, यह दीक्षा प्लेटफॉर्म और उल्लास मोबाइल वेब पोर्टल के माध्यम से विशेष रूप से हिंदी में शैक्षिक संसाधन प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। उल्लास एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2022 से 2027 तक लागू किया जा रहा है, अतः कथन एक सही है। इसे 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। इसका उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिससे पहले वयस्क शिक्षा के रूप में जाना जाता था। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, अतः कथन दो सही है। दीक्षा प्लेटफॉर्म और उल्लास मोबाइल वेब पोर्टल के माध्यम से अध्ययन सामग्री की सुविधा प्रदान की जाती है जो 22 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, जिससे समावेशी और बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अक्सर समाचारों में देखे जाने वाले शब्द प्रिज्म, पेस, CTRDH और A2K+ का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। विकल्प ए नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और MSME को समर्थन देने के लिए सरकारी योजनाएं। विकल्प बी बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते। विकल्प सी संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय स्थिरता पहल। विकल्प डी भारत में ग्रामीण छात्रों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और MSME को समर्थन देने के लिए सरकारी योजनाएं। प्रिज्म, पेस, CTRDH और A2K+ शब्द भारत में विभिन्न सरकारी योजनाओं को संदर्भित करते हैं जिनका उद्देश्य नवाचार, तकनीकी विकास को बढ़ावा देना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का समर्थन करना है। यहाँ प्रत्येक का अर्थ है। प्रिज्म व्यक्तियों, स्टार्टअप्स और MSME में नवाचारों को बढ़ावा देना। प्रिज्म योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो 2012 से 17 की अवधि को कवर करती है, उल्लिखित समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाले नव प्रवर्तकों और MSME का समर्थन करती है। पेस पेटेंट अधिग्रहण और सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यावसायीकरण में उद्योगों को सहायता प्रदान करता है। CTRDH सामान्य अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र।
MSME के लिए साझा बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करते हैं। प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार के लिए ज्ञान तक पहुंच, उद्योगों और अनुसंधान निकायों को तकनीकी और नवाचार संबंधी जानकारी के प्रसार को बढ़ावा देता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों तथा विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अनुच्छेद 279A जोड़ा गया, जिसमें GST परिषद की स्थापना का प्रावधान है। तीसरा, पेट्रोलियम उत्पाद और मानव उपभोग हेतु शराब वर्तमान में GST के दायरे से बाहर हैं तथा इन्हें शामिल करने के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है यह हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C केवल 3 या विकल्प D कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प B। GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसमें सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं, अतः कथन एक सही है। संविधान 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के अनुच्छेद 279A जोड़ा गया, जो GST परिषद के गठन का प्रावधान करता है, अतः कथन 2 सही है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 246A भी जोड़ा गया, जिसमें केंद्र और राज्यों को GST पर कानून बनाने की समवर्ती शक्तियां प्राप्त हुईं। वर्तमान ढांचे के अनुसार मानव उपभोग के लिए पेट्रोलियम उत्पादों और शराब को GST से बाहर रखा गया है। हालांकि उन्हें शामिल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है। GST परिषद उन्हें शामिल करने की सिफारिश कर सकती है और सरकार मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के तहत अधिसूचना के जरिए उन्हें GST के अंतर्गत ला सकती है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक वैधानिक निकाय है जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। दूसरा, इसके पास NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित मामलों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और अन्य वैधानिक निकायों पर प्रधानता प्राप्त है। तीसरा, यह आयोग उन संस्थानों के विरुद्ध जुर्माना लगाने और अभियोग शुरू करने की शक्ति रखता है जो इसके निर्देशों का उल्लंघन करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 1 और 3, विकल्प C 2 और 3 या विकल्प D 1, 2 और 3। जवाब है विकल्प C यानी केवल 2 और 3। CAQM एक वैधानिक निकाय है, लेकिन इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित नहीं किया गया था, अतः कथन एक सही नहीं है। इसे एक अलग कानून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत बनाया गया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के मामलों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा अन्य वैधानिक निकायों पर अधिभावी शक्तियां हैं, अतः कथन 2 सही है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 द्वारा की गई थी। CAQM को NCR में वायु गुणवत्ता मामलों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में डिजाइन किया गया है और इसके निर्णय तथा निर्देश संघर्ष के मामले में अन्य निकायों के निर्णयों व निर्देशों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन आयोग यानी CAQM को दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित अपने निर्देशों या आदेशों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ जुर्माना लगाने और अभियोग का अधिकार है, अतः कथन 3 सही है। इसमें बंद करने के आदेश, पर्यावरण क्षतिपूर्ति और कानूनी कार्यवाही जैसे उपाय शामिल हैं। फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ टुमारो रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? विकल्प A विश्व बैंक, विकल्प B संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम, विकल्प C अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विकल्प D आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो इसका सही जवाब है विकल्प D यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ टुमारो रिपोर्ट 2024 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा तेजी से शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन तथा राजकोषीय बाधाओं के सामने शहरी बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण की बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने के लिए जारी की गई थी। रिपोर्ट में 3 प्रमुख रणनीतियों की रूपरेखा दी गई है। समावेशी, अनुकूल और सतत बुनियादी ढांचे के लिए निजी वित्त जुटाने हेतु शहरी नियोजन के नए रूप,
शहरों की निवेश क्षमता को मजबूत करने के लिए निजी निवेश का लाभ उठाना, विशेष कठिन राजकोषीय परिस्थितियों में ग्रीन बॉन्ड, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड और कैट स्टॉफ बॉन्ड जैसे सतत वित्त उपकरणों का उपयोग कर दीर्घकालिक शहरी विकास को समर्थन देना। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को प्राप्त करने तथा जलवायु और डिजिटल बदलावों के अनुकूल होने में शहरों व उपराष्ट्रीय सरकारों को समर्थन देने के लिए ओईसीडी के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक शहरों में रहने वाली वैश्विक जनसंख्या 5 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो वर्ष 2015 में 3.5 बिलियन थी। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श रूसी क्रांति से प्रेरित हैं। दूसरा, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली बताया। तीसरा, न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।